वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही आपका चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण, क्लास 11th। और एक्सरसाइज के करीब हम 15 क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आपको आप समझ में आने लगा होगा कैसे क्या कैलकुलेशन। लेकिन कुछ खास बात फिर से आपको बता दें एक बार। डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम्स हैं आपके, कि वो शायद आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि एक बार हम उसको फिर से समझें। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये आपकी बैलेंस शीट है। ठीक, बैलेंस शीट में राइट साइड क्या होता है? एसेट्स। लेफ्ट साइड क्या होता है? लायबिलिटीज होती है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, क्लास फर्स्ट यानी डे 1 पे ही आपको बताया था। अब बैलेंस शीट की एसेट्स में कुछ आइटम हैं, जैसे है अक्रूड, ACCRUED, अक्रूड, या इसे हम अर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्न, या हिंदी में उपार्जित बोलते हैं। क्या कैसे होता है वो आपको समझाते हैं। तो अक्रूड, और एक आइटम होता है प्रीपेड या पूर्वदत्त, या इसको प्रीपेड एडवांस पेमेंट, या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अनएक्सपायर्ड यानी असमाप्त व्यय। ठीक है, फिर लायबिलिटी में होता है अनअर्न या अनुपार्जित, या अनअक्रूड भी बोलते हैं उसको। अक्रूड या अर्न का अपोजिट अनअर्न होता है। अनअर्न मतलब एडवांस रिसीव्ड, अग्रिम प्राप्त। और एक और आइटम होता है, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग या अदत्त, या फिर अनपेड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक आइटम को समझे, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ कैसे कैलकुलेशन होता है, वो ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपका अर्न या अक्रूड भी बोलते हैं, या उपार्जित। उपार्जित का मतलब ये कि आपने जो है कहीं सर्विस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला है, अमाउंट नहीं मिला है, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपको उसका जो प्रतिफल मिलना था, चाहे तो वो डिविडेंड के फॉर्म में या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में, ब्याज या लाभांश के रूप में मिलना चाहिए था, लेकिन वर्ष की समाप्ति तक, अकाउंटिंग जो पीरियड है आपका, उसकी क्लोजिंग डेट तक आपको नहीं मिला है। लेकिन मिलकर रहेगा तो ये उस वर्ष की आपकी इनकम है, और साथ में एसेट्स भी कहलाती, संपत्ति भी, जब तक नहीं मिला है। तो इसी अक्रूड को या अर्न को हम हिंदी में बोलते हैं प्राप्य। प्राप्य भी बोलते हैं, या उपार्जित कहते हैं। क्लियर है ये बात? और इसे हम कहाँ लिखते हैं? तो बैलेंस शीट की एसेट्स यानी संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, एसेट्स में। नेक्स्ट वन वी हैव प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड यानी पूर्वदत्त बोलते हैं इसे, या अग्रिम भुगतान, यानी कि ऐसा व्यय जो इस वर्ष से संबंधित नहीं है, अगले वर्ष या अगले वर्षों से संबंधित है, लेकिन पेमेंट हमने अभी कर दिया है, तो ये भी एसेट्स है। ये एसेट्स कैसे होती है आप देखें। यदि मान लीजिए आपने प्रीपेड कर दिया, और उसी वर्ष के अंतिम दिन जो है आपने उस बिजनेस को भी क्लोज कर दिया, तो जो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है आप उसको वापस लेने का अधिकारी है ना। यदि टर्म्स एंड कंडीशंस हो रिफंड होने की, तो आप वापस प्राप्त भी कर सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि बिजनेस बंद हो गया और फिर हर साल फिर स्टार्ट किया फिर वापस लिया, ये झंझट नहीं रहता। लेकिन फिर भी आप देखें कि सैद्धांतिक रूप से आप वापस प्राप्त करने के अधिकारी हैं, वापस प्राप्त यानी वापस लेने के। तो इसलिए वो एसेट्स प्रीपेड कहलाता है। इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, असमाप्त व्यय भी बोलते हैं। प्रीपेड जो इस वर्ष समाप्त नहीं हुए, या अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर तो ये आपकी एसेट्स हो गई। फिर अनअर्न, अनअर्न मतलब जो एडवांस रिसीव्ड है, अग्रिम प्राप्त हो गया, जिसके संबंध में अभी हमने अपनी सर्विसेज नहीं दी हैं बिजनेस ने, या सेवाएं प्रदान नहीं की, लेकिन अग्रिम एडवांस ले लिया है। और वो क्यों लायबिलिटी है? यदि मान लीजिए हम सेवाएं नहीं दे पाए या नहीं दे सकते हैं, तो हमें वापस करना होगा ये राशि को, तो इसलिए ये लायबिलिटी है। तो अनअर्न्ड क्या हो गया? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग, ये तो आप खूब जानते हैं, अदत्त यानी अनपेड अमाउंट, जो इस वर्ष से संबंधित तो व्यय है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, ये सब आउटस्टैंडिंग मतलब जो अदत्त है।
तो इस तरह से ये लाइबिलिटी है। तो ये 4 आइटम आपको खास है जो आपके शायद अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने में कहीं गड़बड़ हो सकती है आपसे, इसलिए एक अलग से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो अक्रूड या अर्न है, प्रीपेड या एसेट्स है, अनअर्न्ड और आउटस्टैंडिंग क्या है, वो लायबिलिटी है। क्लियर? अच्छा, अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भुगतान कर दिया, जो दे दिया मतलब पेमेंट कर दिया, जो दे दिया वो दत्त है, जो दे दिया वो दत्त है, दत्त है ना, पेमेंट हो गया पेड, जो दे दिया वो दत्त है, जो नहीं दिया वो अदत्त है, आउटस्टैंडिंग। जो दे दिया वो दत्त है, जो नहीं दिया वो अदत्त है, जो मिल गया वो प्राप्त है, प्राप्त एक्चुअल रिसीव्ड, हाँ, जो मिल गया वो प्राप्त है, जो नहीं मिला वो अप्राप्त है, जो नहीं मिला वो अप्राप्त है, जो अप्राप्त है वो प्राप्य है, जो अप्राप्त है वो प्राप्य है। ध्यान रखना हिंदी में, ये प्राप्त नहीं, क्या है, प्राप्य। जो अप्राप्त है वो प्राप्त है, प्राप्य है, जो प्राप्य है वो अक्रूड है, और जो अक्रूड है वो अर्न है। ठीक है, एक बार फिर देखें, जो दे दिया वो दत्त है, जो नहीं दिया वो अदत्त है, जो मिल गया वो प्राप्त है, जो नहीं मिला वो अप्राप्त है, जो अप्राप्त है वो प्राप्य है, जो प्राप्य है वो अक्रूड है, जो अक्रूड है वो अर्न्ड है। आ रहा समझ में? चलिए, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक एक आइटम को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कहाँ प्लस कहाँ माइनस कहाँ कुछ नहीं, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे कि लिखा है उपार्जित किराया 1500 रुपये। ठीक है, ये आपकी कुमावत सर की बुक्स हम ले रहे हैं। उपार्जित किराया 1500 रुपये, यानी कि उपार्जित किराए। ठीक है, तो ये है अक्रूड, ACCRUED, अक्रूड रेंट। ये इंटरेस्ट भी हो सकता है या कुछ भी जो आपका आइटम उपार्जित है। तो ये अकाउंटिंग अक्रूड रेंट हो गया आपका 1500 रुपये। अब इसका क्या, तो एक तो ये बैलेंस शीट का आइटम है, अभी अपन ने देखा बैलेंस शीट का आइटम है, तो कहा जाएगा ये अक्रूड रेंट के नाम से बैलेंस शीट की, मतलब यानी बैलेंस शीट के एसेट्स का आइटम है। तो ये एसेट्स वाले कॉलम में जब अपन बनाते थे ना, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो उसमें एसेट्स वाले कॉलम में अक्रूड रेंट के नाम से एक कॉलम बनाएंगे और वहां पर 1500 रुपये से एक आइटम लिख देंगे, यह आपका अक्रूड रेंट। ठीक है, अच्छा, और क्या है, यहाँ पे ये किराया इस वर्ष की इनकम है आपकी, जो नहीं प्राप्त हुई है लेकिन है तो इसी वर्ष की इनकम, यानी आय है। आय अथवा लाभ को हम क्या करते हैं, कैपिटल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तो इस कैपिटल में ये 1500 रुपये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये कैपिटल में हम 1500 रुपये जोड़ देंगे। तो अक्रूड रेंट के नाम से एक आइटम बनाएंगे एसेट्स में, ये भी प्लस ही हो रहा है, आइटम लिख रहे हैं मतलब प्लस ही हो रहा है ये, और ये कैपिटल में भी 1500 रुपये जोड़ देंगे। आ रहा समझ में? चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अग्रिम प्राप्त कमीशन 3000 रुपये। अग्रिम प्राप्त को हम अनअर्न्ड कमीशन भी कह सकते हैं। अग्रिम प्राप्त कमीशन को क्या कहेंगे, अनअर्न्ड कमीशन। तो सबसे पहले तो ये अग्रिम प्राप्त हो रहा है यानी कैश आ रही है, तो कैश में हम 3000 रुपये जोड़ देंगे, क्योंकि कैश 3000 है ना। ठीक है, 3000 रुपये में कैश जोड़ दें, कैश में जोड़ देंगे, और अनअर्न्ड कमीशन या इसको हम एडवांस कमीशन भी कह सकते हैं, एडवांस कमीशन के नाम से एक कॉलम बना देंगे, लायबिलिटी में जाएगा ये, और 3000 रुपये लिखेंगे, और लिख रहे हैं मतलब प्लस, कुछ फर्स्ट आइटम लिखा है मतलब प्लस में ही है। हाँ, तो 3000 रुपये हम वहाँ लिख देंगे, मतलब एडिशनली हम प्लस का साइन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लिखा गया है, और ये कैश तो कैश कैपिटल ये पहले हो चुका होगा, तो इसलिए हम प्लस लगा दे रहे थे, लेकिन मीनिंग दोनों के एक ही है कि दोनों अलग अलग साइड में जुड़ ही रही हैं। चलिए, तो अनअर्न्ड कमीशन इस तरह से 3000 रुपये कैश में जुड़ेगा क्योंकि कैश आ रही है,
और लाइबिलिटी में एडवांस कमीशन में जाएगा। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, नहीं आउटस्टैंडिंग तो प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस है कितनी, 400 रुपीज़ की। अब देखें आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, अदत्त। तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग में कैश तो गई नहीं, यहां पर लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग को ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्या है, ये वेजेस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आपने कितना, 400 रुपये है, तो ये 400 रुपये का एक आइटम रेज हो जाएगा, एक आइटम जो है आपने बना दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखना चाहे तो वेजेस भी लिख दो, यदि वहाँ जगह है तो वेजेस, ये 400 रुपये से। और चूंकि ये इस वर्ष का व्यय है, एक्सपेंसेस है, अभी तक पेमेंट नहीं किया लेकिन इसी वर्ष से संबंधित है, तो जो व्यय होने के कारण कैपिटल में से ये 400 रुपये आप माइनस करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस बन गया। और क्या ये प्लस होगा, मतलब फर्स्ट टाइम लिखा तो प्लस ही है ये, और साथ में जो कैपिटल में से आप माइनस करोगे क्योंकि उस रिलेवेंट ईयर का, उस संबंधित वर्ष का व्यय है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब आप देखें जरा प्रीपेड में क्या हुआ होगा कि आपने अग्रिम भुगतान कर दिया, अग्रिम भुगतान कर दिया यानी कैश गई, कितने रुपए चली गई, 1400 की। तो कैश के कॉलम में से आप माइनस कर देंगे 1400, 1400 रुपये रोकड़ वाले कॉलम में से, जहाँ कैश लिखी उसमें से माइनस कर देंगे। कैश के तो आप पहले से लिखते चले आ रहे हैं, कैश टू कैपिटल वाला, तो अब तक तो काफ़ी कैश आ चुकी होगी या गई जा चुकी होगी, तो उसमें से एक आइटम आप माइनस कर देंगे। और क्या होगा, और ये होगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एक आइटम बना देंगे कंटेंट, और ये साथ में जो है आप 1400, 1400 रुपये ही है, तो ये एसेट साइड में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है। तो ये 1400 रुपये आपके प्रीपेड एसेट्स में जाएंगे और कैश में से माइनस होगा। ध्यान रखें, अर्नड और प्रीपेड जो है वो एसेट्स में है, और अनअर्न्ड और आउटस्टैंडिंग जो है वो आपके लायबिलिटी में है। तो इस तरह से ये जो है उपार्जित, अनुपार्जित, पूर्वदत्त और अदत्त, ठीक है, और अग्रिम प्राप्त, वो जिसको आप अनुपार्जित कर रहे हैं, तो इन आइटम को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो इस तरह से आपके, मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ सवाल हो चुके हैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के रेखांकन समीकरण के, अब आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि मान लीजिए आप पहले तो ये कि आप सीक्वेंस में देखें, लेक्चर 1 से देखें, शायद लेक्चर 11वां 12वां जो भी है, तो वो बाद में देखने के पहले आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, तब आप देखेंगे, तब बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।